नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह। आज मेरे साथ प्रोफेसर अभिजीत पटनायक सर जुड़े हैं, जिन्होंने मीडिया में काफ़ी समय एकेडमिक स्तर पे भी दिया है और इंडस्ट्री में भी दिया है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। सर, आपका एकेडमिक अनुभव कैसे रहा मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया एकेडमी? एकेडमिक अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एकेडमिक्स में कभी काम करूँगा। शुरू से ही इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश थी और मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू भी किया था। इट वॉज एन एक्सीडेंट आई केम टू एकेडमिक्स, बट हाँ, उसके बाद फिर मैंने बहुत एंजॉय किया एकेडमिक्स को। इसके पीछे का कारण ये था, जो कि एकेडमिक्स में ही सिर्फ हो पाएगा, कि यहाँ पे आप हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन कुछ नया जानते हैं, आप रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए एकेडमिक्स एक बहुत ही बहुत ही अच्छा अनुभव है आपके लिए। जी सर। देखिए सर, मैं अगर मीडिया को देखता हूँ तो मुझे लगता है कई बार कि मीडिया फॉरेन कंट्रीज में जो मीडिया स्कूल्स हैं, वहाँ से भारतीय मीडिया स्कूल्स में बहुत अंतर है। वो एज अ टीचर्स आपने उस चीज़ को बहुत बारीक से देखा होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा सर बताइए। ये मिथिलेश, जैसे आप अगर कंपेयर कर रहे हैं फॉरेन मीडिया स्कूल्स के साथ इंडियन मीडिया स्कूल्स का, मैं बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो मीडिया स्कूल्स है, दे आर कंपैरेटिवली वेरी न्यू टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसीलिए अभी ये इवॉल्व हो रहे हैं। अभी जितने भी मीडिया स्कूल्स हैं तो इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता जाएगा, इनफैक्ट पेरेंट्स जैसे जैसे, आप ये भी तो सोचिए ना कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का पहला चॉइस क्या होता है, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। ठीक है, मीडिया तो बहुत ही दूर की बात है। तो जैसे जैसे लोगों की रुचि इसमें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसमें क्राउड आते जाएंगे, तो ये और बेहतर बनता जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, कि शायद आने वाले 5 साल में या 10 साल में ये बदलाव आएगा। एक और चीज सर देख रहा हूँ कि जब से सोशल मीडिया है, खासतौर पे हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसको इंफॉर्मेशन क्रांति के तौर पर देखा जाता है। क्या सोशल मीडिया आने से मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे कुछ असर पड़ा है? जी, जरूर पड़ा है सर। देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेडिशनल मीडिया था, देयर इज ए हायरार्की सिस्टम। एक फील्ड रिपोर्टर्स होते थे, फील्ड रिपोर्टर्स न्यूज़ कलेक्ट करते थे, या फिर कहीं से कोई सोर्स से न्यूज़ आया, तो देन देयर इज अ सिस्टम टू रीचेक दैट, है ना, न्यूज़ की वो न्यूज़ में कितना, मतलब कोई र्यूमर तो नहीं है कि सच में वो घटना घटी। तो सिस्टम उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक हायरार्की होती थी, एडिटर, सब एडिटर। तो ऐसे एक संस्था, बुजुर्ग संस्थाएं थी। बट अब जब सोशल मीडिया आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, एक तो बहुत अच्छी चीज इसका हुआ है कि डेमोक्रेटाइजेशन है। अब सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में प्लेटफॉर्म है, जहाँ से जो कि हर एक दूर कोने से खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, बट हाँ, उसको चेक करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो वो क्रेडिबिलिटी का इशू वहां पे है कि उसका चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन सर इसमें एक और ये भी देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया में भी इस तरह की इशूज है कि उसमें फैक्ट चेकिंग नहीं हो रहा है। हर कोई जर्नलिज्म की भूमिका, जर्नलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी गलती हमें, मतलब ज़्यादातर मैंने देखी है कि करती आ रही है। जैसे अभी हाल ही में धर्मेंद्र के बारे में जो है एक फेक न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तो वो टीआरपी का होड़ है, या फिर सबसे तेज खबर की होड़ है कि पता नहीं क्यों ये तेज ही भेजना है। एक्सप्रेस तो है ही नहीं, तो ट्रेन तो है ही नहीं कि जल्दी पहुंचना है। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउस है, स्पेशली टीवी, इसमें स्पेशली टीवी को बोलूँगा, उसमें जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर है, या जो टीआरपी का कल्चर है, उससे ये होता है कि
सबसे पहले कौन खबर लीक करता है या वो खबर दिखाता है। तो उस चक्कर में ये होता है कि मीडिया हाउसेस ये भूल जाते हैं कि एक खबर को वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को, जो हम बात करें ना, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज, वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना भूल जाते हैं। और सर एक और भी चीज़, एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि हाल में हमारे देश की जो मीडिया की स्थिति है वो उसकी रैंकिंग दिन पर दिन गिरती जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की ये हालत हो गई है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के फोर्थ स्तंभ माना जाता है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा और सही से काम नहीं करेगा तो देश की डेमोक्रेसी किस हालात में जाएगी। तो उसकी मुख्य क्या वजह है जो इसकी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल की जा रही है। ये आपके सवाल में ही जवाब था। आपने जो बोला ना क्रेडिबिलिटी, फॉर एग्जांपल, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि एक पूरा जनरेशन न्यूज से दूर हो गया है ना। तो इसके पीछे भी मीडिया, ये जो मीडिया हाउसेस है यही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये जैसे आपने बोला कि एक खबर उन्होंने धर्मेंद्र जी का, एक्टर धर्मेंद्र खबर आया, तो वो अगर जो देश की जो लीडिंग मीडिया हाउसेस अगर उस खबर को चला रहे हैं, उनको ये नहीं लगा कि हम इस खबर को वेरीफाई कराएं, तो क्यों कोई देखेगा? क्यों आप देखेंगे? क्यों मैं देखूँ? क्यों मैं अपने आने वाले पीढ़ी को बोलूँगा कि आप ये न्यूज़ चैनल्स फॉलो कीजिए? ठीक है, तो यही बात हुई, क्रेडिबिलिटी पे ही आता है। तो इसीलिए स्तर दिन ब दिन गिर रहा है। तो आप जैसे जो नए लोग इसमें इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसको बेहतर की तरफ लेके जाएं। आप जो पहले एथिक्स यूज होता था, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे। अखबारें थे, जैसे गांधी का हरिजन था, या यंग इंडिया था, या नेशनल हेराल्ड था, है ना, सबका, बाल गंगाधर तिलक जी का भी था, सबका अखबार थे। तो उस अखबार के माध्यम से वो अपने लेख लिखते थे अपनी, और उस लेख के द्वारा ही वो जनता से कम्युनिकेट करते थे। और हिंदुस्तान इतना डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद एक बड़े मासेस को दे आर एबल टू mobilize for one cause, that is independence, and that is the power of media. This is the power of media, right? आप सोचिए, इतनी बड़ी, जो बोला जाता था कि ब्रिटिश के लिए कि सन नेवर सेट्स, ब्रिटिश एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर के अगेंस्ट हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे अखबारों में लेख लिख के ही फ्रीडम फाइट, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो एक था, बट वो एक बड़ा माध्यम भी था, वजह भी था। तो यही है कि हमको वो एथिक्स पे वापस जाना पड़ेगा। लोगों का भरोसा जीतने के लिए हमको वापस वो एथिक्स पे जाना पड़ेगा, सो दैट लोग आए, फिर से लोग आप पे ट्रस्ट करें और लोग आए आपके न्यूज़ को पढ़ने के लिए या देखने के लिए तो आए। और एक और भी क्वेश्चन है जो कि पिछले कुछ सालों से आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अपना पैर पसार रहा है, और मुझे लगता है कि मैं आपसे इस पे अगर ना सवाल करूं तो ये शायद जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एआई का क्या असर पड़ रहा है भारतीय या वर्ल्ड जर्नलिज्म पे, और क्या एआई के वजह से पत्रकारिता खतरे में है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक परसेप्शन होता है। जब 1986 में जब इस देश में एक क्रांति हो रही थी, जिसको हम राजीव गांधी जो उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, जब कंप्यूटर लेके आए थे, तो लोग बोल रहे थे कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां लोग की चली जाएगी। बट आप देखिए, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स आने के बाद हम दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले एक बड़े पैमाने में हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, है ना। एक बहुत बड़ा उद्योग है जो आपकी और सर्विस सेक्टर्स का, जो बैंगलोर या हैदराबाद जैसे शहर या पुणे जैसे शहर इस पर बन पाए।
सेम चीज मैं एआई को मानता हूँ कि इट्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड ये टेक्नोलॉजी अगर आप इससे भागेंगे तो शायद आप रिप्लेस हो सकते हैं, बट अगर इसको आप यूटिलाइज करके, जैसे कंप्यूटर आया आपने तो सीखा, मैंने सीखा, आपने सीखा, और इसको हम यूटिलाइज करके हम अपने काम पे लगा रहे हैं। सेम एक नया टेक्नोलॉजी है, इसको आपको सीखना पड़ेगा और जिसका यूटिलाइज करके आपको काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये आ गया है नौकरी ले जाएगा, नहीं, कोई नौकरी लेगा, लेकिन आपको वो नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें इसको थोड़ा अलग तरीके से लोग कह रहे हैं, देखना चाहिए, क्योंकि ये जनरेट कर रहे हैं। जैसे कोई कहानी लिखना है तो कहानी लिख सकता है, इसमें एजीआई अगर मिक्स कर दे तो ऐसे बहुत से चीजें जो जैसे लैंग्वेज मॉडल की बात करूँ तो एक इंसान अगर लैंग्वेज सीखता है तो 2 4 5 भाषाएं सीख ले और उसको इतने सारे भाषाएं आते हैं, तो यहाँ पे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आती है कि ये कंप्यूटर वाला जो रेवोल्यूशन था उससे थोड़ा डिफरेंट है। ऑफकोर्स डिफरेंट तो रहेगा, मैं ये नहीं, मैं तो उसका एक आपको एक संदर्भ बता रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था। देखिए आपने सही बोला कि बहुत सारी चीज, जैसे फेक न्यूज को लेके बहुत बड़ा खतरा है, वो तो रहेगा। अच्छा, फेक न्यूज का जैसे खतरा रहेगा, फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने में भी हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये मतलब जनरेट भी कर रहा है और उसको रोक भी रहा है। सो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है टेक्नोलॉजी। अब देखिए, टेक्नोलॉजी जब से शुरू हुआ है इसका यूटिलाइजेशन बोथ वे में हुआ है, चाहे विनाश में हो चाहे या विकास में हो, दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने वाला उसको कैसे इस्तेमाल करता है। इसमें टेक्नोलॉजी की कोई गलती नहीं है, इसमें उसको चलाने वाला और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले की जिम्मेदारी है, नैतिकता है, जो उसको यूज कर रहा है। और सर मुझे ये बताइए कि जो आज के युवा पीढ़ी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसा वो क्या करे, किस तरह से अपने आप को बनाए ताकि वो भविष्य में एक बेहतर पत्रकार बने और देश की जो फोर्थ स्तंभ है उसको और मजबूत करे और देश की डेमोक्रेसी को भी मजबूत करे, उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? उसके लिए जो मेरा सजेशन यही रहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ने की बात करता हूँ, मेरा ये लक्ष्य नहीं कि आप टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जानना पड़ेगा देश, दुनिया, इतिहास, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए तरीके हैं, किताब पढ़िए, लोगों से मिलिए, मतलब अलग अलग जगह पे जाइए, अलग अलग लोगों से मिलिए, सो दैट आप उनके संस्कृति को जान पाए, वो आपकी संस्कृति को जान पाए, ठीक, एक कल्चरल एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो हो पाए। तो जिसके उससे क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा खुलेगा। दिमाग जब खुलता है फिर आप चीजों को रैशनल वे से सोच पाएंगे, रैशनल थॉट्स इसको बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।